चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम मारूफ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट जॉन मीयर्सहाइमर के एक बेहद दिलचस्प मगर फर्जी जियोपॉलिटिकल तज्जिए का जायजा लेंगे। ये तज्जिया 28 फरवरी को ईरान पर एक फर्जी अमरीकी हमले और इसके नतीजे में होने वाली शदीद तरीन फौजी और माशी नाकामी के बारे में है। ये एक ऐसा मंजरनामा है जो वाकई हकीकत और डिप्लोमेसी के बदलते हुए पैमानों पर गहरी सोच विचार का मौका देता है। इस जायजे में हम जिन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है एक तबाहकुन फौजी शिकस्त, उसके बदतरीन सियासी नताइज, आलमी सतह पर आने वाली तब्दीलियां और आखिर में रियासतों के फैसलों की माकूलियत या रैशनैलिटी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां इस 28 फरवरी के फर्जी तसादुम के बिल्कुल इब्तदाई और तबाहकुन फौजी नताइज पर नज़र डाली गई है। इस पूरे सिनेरियो की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि आखिर खलीज में होने वाले इस तसादुम की फौरी और अमली कीमत क्या चुकानी पड़ी, और इसका जवाब काफ़ी हैरानकुन है। तज्जिए के मुताबिक इस पूरे खित्ते में जिन 13 फौजी अड्डों पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार किया जाता था वो तमाम के तमाम या तो मुकम्मल तबाह हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। इन 13 बेसिस के ख़त्म होने का सीधा सा मतलब ये था कि खलीज में पावर प्रोजेक्शन की सलाहियत सिरे से ही ख़त्म हो गई। और इस फौजी तबाही की शिद्दत को इस बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन के दौरान तैयारों का इतना बड़ा नुकसान सामने आता है जो वियतनाम की जंग के बाद से किसी भी एक दिन में कभी नहीं देखा गया। ये वाकई एक कमर तोड़ नुकसान की तस्वीर कशी है। अब आते हैं माशी पहलू की तरफ। सोर्स मटेरियल बड़ी तफसील से बताता है कि किस तरह ईरान और इसके तहादियों ने खुद अपने मुल्क में होने वाली शदीद तबाही के बावजूद अहम आलमी आबी गुजरगाहों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जैसे आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल, हूथियों की मदद से बहरा अहमर की ट्रैफिक को ब्लॉक करना और खित्ते से तमाम अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का मुतालबा करना। उन्होंने इस आलमी माशी खौफ को अपने मुज़ाकरात की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस तज्जिए का निचोड़ मीर्ज़ाहाइमर के उस बयान में बिल्कुल वाज़ेह है जहां वो इस फर्जी शिकस्त को तारीख की एक बेमिसाल फॉरेन पॉलिसी नाकामी करार देते हैं। उनके मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने का फैसला 2003 में इराक पर हमला करने के फैसले से भी कई ज़्यादा भयानक फैसला समझा जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इस ज़बरदस्त फौजी नाकामी के असरात मकामी सियासत और इत्तेहादी मुल्कों पर क्या पड़ते हैं। 6 अप्रैल की ये टाइमलाइन क़यादत की सियासी बेबसी और पल पल बदलते फैसलों की कहानी सुनाती है। सुबह के वक्त ईरानी सकाफत को मिटा देने की शदीद धमकियां और उसी दिन शाम तक ईरान का 10 नुकाती मंसूबा कबूल करने की तरफ झुकाव, और फिर बाद में बिल्कुल ही गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा। ये सब एक नामुकम्मल शिकस्त को संभालने की नाकाम कोशिशों को जाहिर करता है। इस दौरान मुल्की सतह पर सियासत बिल्कुल बिखरी हुई नजर आती है। फौजी नाकामी का सारा मलबा यूरोपीय इत्तेहादियों पर डाल दिया जाता है, जिससे अहम सियासी और मीडिया सपोर्टर्स दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसराइल, जिसने इस तसादुम की मुबैना तौर पर सबसे ज्यादा वकालत की थी, उसके साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचता है और इसे खित्ते में नई खतरात का सामना करना पड़ता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब आलमी शतरंज की बिसात पर एक बिल्कुल ही नया खेल कैसे शुरू करता है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि इस तसादम के बाद दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है। अमेरिका की मादी ताकत तो वैसी ही रहती है, लेकिन इसकी आलमी असर और रसूख की सलाहियत को शदीद धचका लगता है। दूसरी तरफ रूस और चीन इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में अमरीकी हथियारों की कमी हो या ईस्ट एशिया से तवज्जो हटने का फ़ायदा। दुनिया तेज़ी से मल्टीपोलर हो जाती है। यूरोप पर इसके असरात समझने के लिए अमेरिकन पैसिफायर के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ये वो अहम स्ट्रेटेजिक तसव्वुर है जिसके तहत यूरोप में अमेरिकी फ़ौजी मौजूदगी वहाँ अमन कायम रखती है, तसादुम को रोकती है और नेटो को एक साथ जोड़कर रखती है। तज्जिए में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जब ईरान में होने वाली नाकामी का इल्ज़ाम यूरोप पर डाला जाएगा तो ये अमेरिकन पैसिफायर का सदियों पुराना तस्वर खतरे में पड़ जाएगा। इस दरार का नतीजा ये निकल सकता है कि साल 2029 तक नेटो अपना वजूद और मकसद दोनों खो बैठे। आखिर में चौथे हिस्से में हम इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी के हवाले से बात करेंगे ताकि समझा जा सके कि रियासतें आखिर ऐसे तबाहकुन फैसले करती क्यों हैं। मीर्ज़ाहाइमर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क वाज़े करते हैं। उनके नज़दीक एक रैशनल या माकूल फ़ैसला वो नहीं जो लाजमी तौर पर सही हो, बल्कि वो है जिसकी बुनियाद किसी काबिल फ़हम थीरी पर रखी गई हो। इसके बरक्स एक इर्रेशनल या गैर माकूल फ़ैसला वो होता है जिसकी कामयाबी को साबित करने के लिए कोई एकेडमिक या नज़रियाती बुनियाद ही मौजूद ना हो। माजी के फैसलों पर नज़र डालें तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद वाज़ेह हो जाता है। जैसे यूरोप का अमेरिका पर इन्हिसार
یا 90s کی دہائی میں نیٹو کا پھیلاؤ، یہ ریشنل فیصلے تھے کیونکہ ان کے پیچھے ایک خاص تھیوری تھی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، ایران پر حملہ کرنے کا یہ فرضی فیصلہ بالکل ارریشنل یا غیر معقول مانا گیا ہے۔ اور اس حملے کو غیر معقول اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا لٹریچر اس بات پر بالکل متفق ہے کہ صرف ہوائی طاقت یعنی ایئر پاور کا استعمال کر کے کسی بھی ملک کی حکومت کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں یہ ایک ایسی غلطی ہے جسے کامیاب ثابت کرنے کے لیے کوئی تھیوری موجود نہیں۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آج کے دور کی جدید ریاستیں خود کو ایسی ناممکن کامیابیوں کا یقین دلا سکتی ہیں، تو کیا وہ کبھی وہ معقولیت واپس لا سکیں گی جو تیزی سے بدلتے اور زوال پذیر عالمی نظام کو سنبھالنے کے لیے درکار ہے؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے سوچے جانے کے قابل بات ہے۔